बारे में, पीएचडी में एक्चुअली में करते क्या है जो इतना लंबे समय लग जाता है, और आप ये प्रोसेस को जाने बिना पीएचडी में एडमिशन ना लीजिए, बिकॉज आप जैसे ही एडमिशन लेंगे यू विल बी लाइक है हो क्या रहा है मेरे साथ। सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो, और बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो पीएचडी की सबसे पहली स्टेज आती है एडमिशन की। तो एडमिशन सबसे पहले आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे। एडमिशन कैसे होगा? एडमिशन लेने के लिए देखिए, हर इंस्टीट्यूट, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेने चाहते हैं उसका प्रोसेस अपना अलग होता है। तो बेसिकली जनरली एक एंट्रेंस एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है। अब एडमिशन आप कब ले सकते हैं? आप मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए आपका, और अगर आपके पास नेट या सेट एग्जाम क्लियर है तो एक प्लस पॉइंट होता है। तो पहले आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, फिर उसमें से आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, एंड देन आप देंगे इंटरव्यू। इंटरव्यू में से फिर आप सिलेक्ट होंगे पीएचडी के एडमिशन के लिए। फिर आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे। अब जैसे ही आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं तो हम नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट क्या आप रिसर्च वर्क सीधे करना शुरू कर देते हैं? नहीं, आप क्या करते हैं? कोर्स वर्क। नाउ व्हाट इज कोर्स वर्क? कोर्स वर्क होता क्या है? तो कोर्स वर्क कुछ नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स वर्क जैसे आपने आपके एनुअल एग्जामिनेशन या सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिए है, वैसे ही कोर्स वर्क होता है, एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है पीएचडी की। तो जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं सबसे पहले आप कोर्स वर्क करते हैं। अब कोर्स वर्क में आप सर्टेन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं आपके पीएचडी रिलेटेड टॉपिक्स से, जैसे फाइनेंस। अगर आपने फाइनेंस में पीएचडी की तो आप फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, एंड साथ ही साथ एक मैंडेटरी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, दैट इज रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि पीएचडी के कोर्स वर्क में मैंडेटरी रहेगा सारे स्टूडेंट्स को, सारे स्कॉलर्स को, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिसर्च फील्ड। क्योंकि आगे चल करके आप क्या करने वाले हैं? आप रिसर्च करने वाले हैं। आपको डिफरेंट एनालिसिस टेक्निक, डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, एंड वो सारी चीज़ें आप रिसर्च मेथडोलॉजी में पढ़ेंगे। नाउ कोर्स वर्क का ड्यूरेशन कितना होगा? कोर्स वर्क का ड्यूरेशन डिपेंड करता है आपने किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है। जो इंस्टीट्यूट सेमेस्टर बेसिस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं उन स्कॉलर्स का उन इंस्टीट्यूट में कोर्स वर्क 3 to 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो इंस्टीट्यूट एनुअल बेसिस पे एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उन स्कॉलर्स, अगर आपने ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है तो आपका कोर्स वर्क कम से कम 1 ईयर में कंप्लीट होगा। तो ये रही कोर्स वर्क की डिटेल्स। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताई, एडमिशन, पीएचडी एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए और इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताती हूँ। तो हमने क्या लिया? एडमिशन हो गया हमारा कंप्लीट, कोर्स वर्क हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्या होगा? अब होगा, डिपेंड करता है, अब आप एक्चुअल में रिसर्च वर्क स्टार्ट करोगे। ठीक है, एक्चुअल में रिसर्च वर्क आप क्या करोगे? स्टार्ट करोगे। तो जैसे ही आप रिसर्च वर्क स्टार्ट करोगे तो अगेन ये डिपेंड करता है आपने किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएम्स में आपको हर 6 मंथ में प्रेजेंटेशन देना पड़ती है आपके किए हुए काम की। आपने कितना काम किया है, आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट देना पड़ेगी, एंड वो जो हर मंथ, हर 6 मंथ में जो प्रेजेंटेशन देते हैं उसे बोलते हैं हम एसआरपीसी कमेटी। व्हाट इज एसआरपीसी? स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम कमेटी। ठीक है, एंड कुछ इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ में आपको हर 6 मंथ में पीएचडी का काम नहीं करना, प्रेजेंटेशन नहीं देनी पड़ती है, तो वहाँ पे डायरेक्टली होती है आरडीसी। आरडीसी क्या है? रिसर्च डिग्री कमेटी। तो आरडीसी में बेसिकली आपके रिसर्च का टॉपिक जो होता है फाइनलाइज होता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे हर 6 मंथ प्रेजेंटेशन नहीं होती है वहाँ पे आप डायरेक्टली आरडीसी देते हैं। अब आरडीसी का टाइम ड्यूरेशन, आरडीसी कब होगी ये डिपेंड करता है अगेन आपके इंस्टीट्यूट के ऑर्डिनेंस पे की। फॉर एग्जांपल मैंने एनआईटी भोपाल से पीएचडी की थी, तो हमें कोर्स एडमिशन के 2 इयर्स के अंदर अंदर हमें आरडीसी कंडक्ट करवाना था। तो आरडीसी में हमारा होता है टॉपिक को फाइनलाइजेशन। अगर आपका टॉपिक आरडीसी में जैसे ही फाइनलाइज हुआ उसके बाद आपका टॉपिक चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपका टॉपिक चेंज नहीं होगा और इसी वजह से आपको उसी टॉपिक पे फिर काम करना है। तो
इसलिए बिल्कुल स्टार्टिंग में टॉपिक फाइनलाइजेशन करने से पहले आप थोड़ा समय लें और फिर अपनी आरडीसी को कंडक्ट कराएं। जब आप श्योर हो जाएं कि मुझे इन्हीं वेरिएबल्स पे काम करना है, मुझे इसी फील्ड में इन्हीं एग्जैक्ट वेरिएबल्स पे ही काम करना है, मैंने अपना रिसर्च गैप फाइंड कर लिया है, तभी आप अपने टॉपिक को सील करवाएं, तभी आप अपने टॉपिक की आरडीसी कंप्लीट करवाएं। अगर कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, जैसे मेरे कॉलेज में थी, मेरे इंस्टीट्यूट में थी कि आपको 2 इयर्स के अंदर एडमिशन के 2 इयर्स के अंदर आरडीसी करवाना है, तो तब तक आई गेस 2 इयर्स बहुत इनफ टाइम होता है। आपको एक्चुअली में समझ में आ जाता है कि आप क्या कर रहे हो, बिकॉज आपने इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च पेपर्स यू हैव रेड, आपको रिसर्च गैप मिल गया है एंड आपको इनफैक्ट वेरिएबल्स भी पता पड़ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती है 2 सालों में। तो आरडीसी आप तभी करवाएं जब आप श्योर हो आपके टॉपिक को रिलेटेड। नाउ एक चीज़ होती है सिनॉप्सिस सबमिशन। तो मैंने एनआईटी भोपाल से पीएचडी की है, तो मेरा सिनॉप्सिस सबमिशन जो हुआ था वो हुआ था अराउंड आरडीसी के पहले, लेकिन कुछ लोगों को एडमिशन के टाइम पे ही, इंटरव्यू के टाइम पे ही सिनॉप्सिस सबमिट करना पड़ता है। तो इन दैट केस मैं आपको बस यही एडवाइस दूंगी कि जब इंटरव्यू के लिए आप सिनॉप्सिस सबमिट करें तो आप पहले अपने गाइड जो सुपरवाइज़र है उनसे थोड़ा डिस्कस कर लें। देखिए सुपरवाइज़र आपको तब नहीं मिलेंगे, लेकिन आप अपने लेवल पे जाके सुपरवाइज़र आप किसके अंडर पीएचडी करना चाहते हैं आप उससे बात कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली उनके गाइडेंस के अंडर आप सिनॉप्सिस बना सकते हैं। ठीक है। नाउ उसके बाद आता है जैसे आपका आरडीसी का टॉपिक फाइनलाइज हो जाता है, आपका रिसर्च वर्क प्रोग्रेस हो गया है, आप उस पर काम करने लगते हैं, देन एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है जो कि हर एक इंस्टीट्यूट की होती है लेकिन डिफर कर सकती है, दैट इज पेपर पब्लिकेशन एंड नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, जो भी आपके ऑर्डिनेंस में, इंस्टीट्यूट के ऑर्डिनेंस में दिया हुआ है। तो जब तक आप ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपकी थीसिस सबमिट नहीं होगी, आपका प्री थीसिस वाइवा नहीं होगा। ठीक है। तो जैसे ही आपने अपना रिसर्च वर्क कर लिया है, आपका ऑलमोस्ट पूरा रिसर्च वर्क कंप्लीट है एंड आपने पेपर्स को पब्लिश कर लिए हैं और अदर रिक्वायरमेंट जैसे कॉन्फ्रेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है वो अटेंड कर लिए हैं, उनमें पेपर पब्लिश करवा लिए हैं, तो फिर आप प्री थीसिस वाइवा देने के लिए एलिजिबल होंगे। अब ये कौन सजेस्ट करेगा? जो हमारी एसआरपीसी कमेटी होती है, स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम कमेटी होती है, एक कमेटी होती है जिसमें आपके डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, आपके सुपरवाइजर होते हैं, एक्सटर्नल्स होते हैं, इंटर्नल्स होते हैं, उनकी एक पूरी कमेटी बैठती है और उनके सामने आपको आपका प्रेजेंटेशन देना होता है। तो ये ही डिसाइड करते हैं कि आपका प्री थीसिस वाइवा होगा या नहीं होगा। प्री थीसिस वाइवा को ये रेकमेंड करेंगे। ठीक है। वंस दी एसआरपीसी कमेटी ने आपको प्री थीसिस वाइवा के लिए रेकमेंड कर दिया, देन आप अपना प्री थीसिस वाइवा देंगे। अब प्री थीसिस वाइवा में अगेन ये एसआरपीसी कमेटी बैठती है एंड ये आपके सारे काम को देखती है, आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है फ्रॉम वेरी स्क्रैच टू आपने सारा जो काम किया है वो ये देखती है कि क्या ये थीसिस सबमिशन के लिए बंदा रेडी है या नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि थीसिस सबमिशन के लिए बंदा रेडी है, स्कॉलर रेडी है, तो वो रेकमेंड करते हैं थीसिस सबमिशन के लिए। नाउ अब आपकी स्टेज आती है थीसिस सबमिशन की। तो थीसिस सबमिशन के टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले तो थीसिस सबमिशन के लिए आपका रिसर्च वर्क पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। रिसर्च वर्क कंप्लीट होने के साथ साथ आपको थीसिस को सबमिट करना पड़ता है 3 से 4 कॉपी में, जो कि आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर या आपके इंस्टीट्यूट का जो भी रिकमेंडेड डिपार्टमेंट होगा इसको हैंडल करता है, उसको आपको सबमिट करना होगा 3 to 4 कॉपीज में। नाउ ये हार्ड बाइंड कॉपी सबमिशन नहीं होगी, दिस इज स्पाइरल बाइंड कॉपी सबमिट होगी। ठीक है। हार्ड बाइंड सबमिट नहीं होगी, यहाँ पे स्पाइरल बाइंड कॉपी सबमिट होगी। एंड थीसिस सबमिशन की एक एडिशनल फीस होती है कि मेरे इंस्टीट्यूट में अराउंड मैंने 30K पे किया था, दैट वाज अ थीसिस सबमिशन फीस। एंड वो थीसिस सबमिशन फीस से पहले भी आपको नो ड्यूज होना चाहिए आपके पास कि आपके तरफ से कोई इंस्टीट्यूट की फीस पेंडिंग है या नहीं है। ठीक है। तो सारी आपको पेंडिंग फीस को क्लियर करना है, आपके पास सारी रिसीप्ट्स होनी चाहिए दैट यू हैव पेड द फीस एंड एवरीथिंग, यू शुड हैव ऑल द प्रूफ्स। तो सारे डॉक्यूमेंटेशन है जो पीएचडी से रिलेटेड उनको आपको क्या करना है, अपने पास अच्छे से संभाल
बिकॉज ये थीसिस सबमिशन के टाइम आपकी 3 साल बाद हो रही है, 4 साल बाद हो रही है, 5 साल बाद हो रही है, आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एडमिशन से लेके अभी तक का सब कुछ रिकॉर्ड आपको यहाँ पे नो ड्यूज के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। अब स्पाइरल बाइंडिंग थीसिस भी आप पूरी आपने थीसिस लिख ली है, आपने टाइप कर लिया है स्पाइरल बाइंड। अब उस थीसिस को आप 2 बार प्रूफ रीड कीजिए, एक बार आप खुद कीजिए, एक बार आप किसी अपने पर्सन से करवाइए, एंड थर्ड टाइम वो प्रूफ रीडिंग कौन करेगी, आपकी सुपरवाइजर करेगी, ठीक है। प्रूफ रीडिंग करवा ली थीसिस को, एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपका प्लेगरिज्म चेक होगा। प्लेगरिज्म ये कि कहीं आपने कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है कोई मटेरियल, किसी और का मटेरियल उठा लिया और आपने उन्हें क्रेडिट भी नहीं दिया, ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो प्लेगरिज्म चेक होगा। अब प्लेगरिज्म कितना परसेंटेज होना चाहिए वो भी डिपेंड करता है आपकी इंस्टीट्यूट कितना अलाउ कर रही है। मैनेट में अराउंड 12% प्लेगरिज्म अलाउड था, तो मेरी जो थीसिस थी उसका प्लेगरिज्म अराउंड 5% आया था, सो मेरे को प्लेगरिज्म इश्यूज नहीं आए। आपको प्लेगरिज्म इश्यूज आ सकते हैं तो आपको वापस से पूरी थीसिस में देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ प्लेगरिज्म आ रहा है, आपको चीज़ों को रीफ्रेश करना पड़ेगा, क्रेडिट्स देने पड़ेंगे और वो सारी चीज़ें। अगेन इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना सकती हूँ, हाउ टू रिड्यूस प्लेगरिज्म, ठीक है, राइट। सो दिस इज ऑल थीसिस सबमिशन। वंस आपने थीसिस सबमिट कर दी, आपने आपके जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है, तो ये जो थीसिस होगी वो 3-4 एक्सटर्नल्स के पास जाएगी फॉर रिव्यू। अब ये रिव्यू करेंगे आपकी थीसिस को, देखेंगे कि आपकी थीसिस में कोई करेक्शंस तो रिक्वायर्ड नहीं है, अगर कोई क्वेरीज है तो वो एक्सटर्नल वो क्वेरीज को पूछ सकता है। अब ये जो एक्सटर्नल्स हैं वो कैसे डिसाइड होंगे, तो देखिए आपके सुपरवाइजर आपके डिपार्टमेंट खुद ही रेकमेंड करते हैं अराउंड 10 to 15 एक्सटर्नल्स को, और वो ये आप रिकमेंडेशन जाता है डिपार्टमेंट से, एंड जो आपके इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स हैं या डीन हैं उनमें से किसी 2-3 लोगों को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, और वो 2-3 लोग आपके एक्सटर्नल फॉर थीसिस रिव्यू बन सकते हैं, ठीक है। दिस इज एक प्रोसेस होती है मैनेज की, ओके। अगर आपकी सुपरवाइजर बहुत ही अच्छे हुए हैं आपके साथ, उनके टर्म्स अच्छे हैं, तो वो आपसे भी रिकमेंडेशन मांग सकते हैं कि यू नो कोई ऐसा है बंदा कि जिसे आप रेकमेंड करना चाहोगे आपके एक्सटर्नल थीसिस रिव्यू के लिए, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके टर्म्स कैसे हैं आपके सुपरवाइजर के साथ। सो वो रिव्यू एक्सटर्नल के पास आपकी थीसिस जाएगी, उसमें से वो थीसिस को पूरा रीड करेंगे, उसमें से करेक्शंस को रेकमेंड करेंगे, उनको कोई क्वेरीज होगी तो वो क्वेरीज को भेजेंगे वापस। नाउ जो करेक्शन को रेकमेंड करते हैं, क्वेरीज को भेजते हैं, उसे बोलते हैं इराटा। तो जैसे ही वो एक बार उन्होंने थीसिस को रिव्यू कर लिया, प्रूफ रीड कर लिया, वो आपको वो इराटा भेजेंगे। इराटा इज ऑल द करेक्शंस रेकमेंडेड बाय द एक्सटर्नल्स या फिर क्वेरीज आस्क्ड बाय द एक्सटर्नल्स, ठीक है। मेरे पास बहुत ही लंबा चौड़ा इराटा आया था विच आई हैड टू मेड, मतलब मुझे अराउंड 10 डेज लग गए थे सारे करेक्शंस को चेंज करेक्शन को करेक्ट करने के लिए, क्वेरीज को आंसर करने के लिए। यू कैन टेक योर ओन टाइम, ठीक है, ऐसा कोई हड़बड़ी में ना करें, बहुत ही ध्यान से अच्छे से सारे इराटा को रीड करें, पेज नंबर एंड एवरीथिंग उसको अच्छे से आंसर कीजिए। अब इराटा को आंसर कैसे करते हैं उसका भी मैं एक वीडियो बना सकती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स, अगर आप चाहते हैं मैं इराटा को कैसे आपको आंसर और आंसर करना चाहिए एंड क्वेरीज करेक्शंस कैसे करने चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आई मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। सो अब नाउ आपने सारे करेक्शंस कर लिए हैं, आपने क्वेरीज के आंसर कर दिए। नाउ अगेन एक DRPC कमेटी होती है, दैट इज डिपार्टमेंटल रिसर्च प्रोग्राम कमेटी, वो बैठती है। अगेन आपको उनके सामने प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा सारा इराटा का एंड आपने रेकमेंडेड चेंजेस का, और आपने हर एक पॉइंट वाइज आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, आपने क्या किया है थीसिस में, आपको बताना पड़ेगा मैंने ये चेंजेस किए हैं, ऐसा किया है, हर एक क्वेरीज का आपको आंसर देना पड़ेगा। तो वंस DRPC कमेटी सेटिस्फाइड हो जाती है, उन्हें लगता है कि आपने सेटिस्फैक्टरली सारे करेक्शंस को करेक्ट कर दिए हैं, करेक्शंस कर दिए हैं एंड क्वेरीज को आंसर कर दिए हैं, देन वो आपको रेकमेंड करेंगे थीसिस सबमिशन के लिए। नाउ थीसिस सबमिशन तो सबसे आसान दिन होता है एंटायर PhD की जर्नी में। उस दिन आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ पहले ही कंप्लीट कर ली है। अभी आपको एज सच कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, आपका वाइवा होगा,
वाइवा में एक्सटर्नल्स आएंगे, या फिर ऑनलाइन भी अगर आपके एक्सटर्नल बाहर से आते हैं तो आप ऑनलाइन भी आपके सुपरवाइज़र या किसी को सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको ऑनलाइन थीसिस वाइवा करवाना है या ऑफलाइन करवाना है। बिकॉज ऑफलाइन में क्या होता है ना, थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है। आपके एक्सटर्नल्स जो आएंगे उनका आपको आने जाने का खर्चा, उनके खाने पीने का, रहने का खर्चा, तो आपको अराउंड 30-40 हज़ार 50 हज़ार का एक खर्चा अच्छा बैठ जाता है, मोटा खर्चा अच्छा बैठ जाता है। अगर ऑफलाइन आपका फाइनल वाइवा हो रहा है, ठीक है, तो इसमें आपका अच्छा एक मोटा खर्चा बैठ जाता है। और अगर एक्सटर्नल को घूमने जाना हुआ तो वो भी आपको ही करवाना पड़ेगा। तो जस्ट सी, अगर आप ऑनलाइन वाइवा करवा सकते तो आप ऑनलाइन वाइवा करवा लो, क्योंकि खर्चा बहुत कम हो जाता है, ठीक है। देन आपकी कुछ थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स होंगी, फॉर्मेलिटीज़ होंगी, वो आपको कंप्लीट करनी है। उसको फॉलोड बाय द लंच और डिनर, जो भी आपके सुपरवाइजर एंड डिपार्टमेंट रेकमेंड करते हैं उस हिसाब से आपका लंच एंड डिनर करवाना पड़ेगा। ये होता है एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। अभी इस एंटायर दैट्स द एंड ऑफ योर पीएचडी जर्नी। अभी इस एंटायर जर्नी में क्या होता है, पीएचडी एडमिशन से लेके आपके थीसिस का जो फाइनल वाइवा हुआ, उसमें एक चीज़ जो मैंने नहीं बताई है वो है आपके स्टाइपेंड का। तो अगर आप JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपके पास है तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट जाएंगे आपको UGC से फेलोशिप मिलेगी टू डू योर PhD, टू सपोर्ट योर रिसर्च वर्क। लेकिन अगर आपके पास जूनियर रिसर्च फेलोशिप नहीं है तो यू कैन अप्लाई इन इंस्टीट्यूट लाइक IITs, NITs एंड IIMs, बिकॉज इनके खुद ये इंस्टीट्यूट MHRD से खुद स्टाइपेंड देते हैं। तो अगर आपके पास JRF नहीं है तो भी आपको रिसर्च वर्क को सपोर्ट करने के लिए आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप एक स्टाइपेंड मिलती है। अगर जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है, वो आपको, अगर आपके पास JRF नहीं है तो वो आपको स्टाइपेंड नहीं देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर PhD जर्नी। ऐसा लग रहा है ना, टक 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 टक, ये सारे पॉइंट्स आप जल्दी से क्लियर करेंगे, लेकिन इन सारे पॉइंट्स को कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको PhD की सारी स्टेजेस पता हो गई हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।